साथियों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी पर जब हम चर्चा करते हैं तो दो मुख्य शब्द आते हैं। पहला राष्ट्र निर्माण और दूसरा युवा। युवा अनंत काल से है। राष्ट्र निर्माण की बात राष्ट्र के प्रादुर्भाव के बाद से पैदा हुई है। लेकिन जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो इसमें दो तथ्य छिपे हैं। पहली बात कि कैसा राष्ट्र और दूसरा निर्माण कैसे होगा। आज की तारीख में युवाओं की भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में है, लेकिन सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। प्रमुखता अगर भारत के अंदर हम देखें खास तौर से, तो आज युवाओं के दिमाग में खास तौर से एक नकारात्मक सोच को प्रभावित किया जा रहा है। और जब तक युवाओं की सोच में नकारात्मकता रहती है, निर्माण का काम नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कभी भी नकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए सकारात्मक ऊर्जा का होना जरूरी है। और यह बात सच है, मैं इस बात को मानता हूं कि युवा वो है जिसके सोच में निर्माण करने की ताकत हो, जिसके सोच में वो ऊर्जा हो कि जो नए को निर्मित कर सकता। लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है दुनिया का, निर्माण करने के लिए आपको नींव खोदनी पड़ती है। निर्माण करने के लिए आपको कुछ ना कुछ विध्वंस करना पड़ता है। जो वर्तमान में है वो युवा ही कर सकता है। और किया है उसने। अगर अब तक के मानव सभ्यता के इतिहास को आप देखने की कोशिश करेंगे तो जितनी लंबी विकास की यात्रा है, जैसे आज हम अपने देश में आज एक ठहराव महसूस करते हैं, वैसे ही भारत के अंदर भी कई ठहराव के पड़ाव आए, जिसकी चर्चा अभी करी हमने। आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी की सत्ता में इमरजेंसी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ठहराव पैदा हो गया। युवाओं ने उसको तोड़ा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन पैदा हुआ। युवाओं ने आगे आकर के उस इमरजेंसी की बेड़ियों को तोड़ दिया। हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी के चंगुल में था। युवा बाहर निकले और युवाओं ने उस चंगुल को तोड़ दिया। दुनिया के अंदर भी अगर हम देखें आप, तो चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो चीन की क्रांति हो, चाहे अमेरिका के अंदर बदलाव हो, जो बड़ी बड़ी दुनिया की जितनी भी क्रांतियां हैं, उन सारे क्रांतियों के इतिहास में लिखने वाले हजारों युवाओं के नाम हैं। दुनिया के अंदर तमाम गुलाम देशों के मुक्ति की, आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया, युवाओं ने दिया है। लेकिन दो बातों को सोचना जरूरी है। पहली बात यह कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम सोचना शुरू करते हैं, आज जो परिस्थिति है, आजादी की लड़ाई के दौरान भी जब उस समय के आप देखेंगे तो भगत सिंह एक आर्टिकल लिखते हैं, जेल के अंदर से एक लेख लिख करके भेजते हैं कि युवाओं को राजनीति में, युवाओं को व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हर समय से युवाओं को दो तरह का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। पहला पाठ यह पढ़ाया जाता है कि जो ये सिस्टम चल रहा है, इसी सिस्टम के अंदर कुछ अच्छा करो, वो राष्ट्र निर्माण है, देश के लिए कुछ करो। दूसरी सोच जो शुरू से चलती रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान चलती रही है कि जो ये सिस्टम चल रहा है, जब तक इसको तोड़ोगे नहीं, तब तक नव निर्माण का रास्ता, राष्ट्र के निर्माण का रास्ता नहीं बन पाएगा। भगत सिंह वही पुकार करते हैं, विवेकानंद वही पुकार करते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि भारत के अंदर, खास तौर से जब विवेकानंद पैदा हुए, उस समय हमारा समाज और हमारे युवाओं की सोच खास तौर से परंपरागत रूढ़िगत सिस्टम में इतनी ज्यादा जकड़ चुकी थी कि उसके तोड़े बगैर, उस सिस्टम को तोड़े बगैर नए भारत के निर्माण का रास्ता नहीं बन सकता था। लोग अपने जातीय परिधियों में घिर गए थे, अपने छोटे छोटे धार्मिक परिधियों में घिर गए थे, और धीरे धीरे राष्ट्र का चिंतन, राष्ट्र का सोच विलुप्त हो रही थी। विवेकानंद ने आह्वान किया। विवेकानंद के गुरु की अभी चर्चा हो रही थी, रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस, आप में से कुछ लोगों को पता होगा शायद, रामकृष्ण परमहंस जिसने उस ज्ञान ज्योति को विवेकानंद के अंदर प्रवाहित किया। रामकृष्ण हंस परमहंस ने हिंदू धर्म को भी अपना करके पूरे गहराई में जाकर के देखा, इस्लाम धर्म को अपना करके पूरे गहराई में जाकर के देखा, दुनिया के सभी धर्मों को अपनाया और उसकी गहराई में जाकर के देखा। जब अंदर घुसते गए रामकृष्ण परमहंस, तो उनको एक ही देखा, रास्ता जो भी है, जब अंदर गहराई में जाओगे
तो एक ही परम तत्व आता है, वो इंसानियत का परम तत्व है, वो मानवता का परम तत्व है, और वो गहराई में गए बगैर नहीं मिल सकता है। और वो ऊर्जा विवेकानंद के अंदर आती है, और उसी ऊर्जा से विवेकानंद इस देश के अंदर बिखरे हुए चिंतन को, बिखरे हुए रूढ़ियों को तोड़ने की हिम्मत करता है। शिकागो में जब विवेकानंद जाते हैं तो विवेकानंद के सामने केवल अकेले नहीं गए थे, विवेकानंद के सामने उस धर्म संसद में भारत के बहुत सारे परंपरागत पंडित और विद्वान गए हुए थे। लेकिन विवेकानंद को एक बात समझ में आई कि धर्म की इन रूढ़ियों को तोड़ोगे नहीं, तब तक नए भारत के निर्माण का रास्ता नहीं बन सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो परंपरा रही है युवाओं को ज्ञान को पढ़ाने की, सीख देने की। एक, जो सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ अच्छा कर दो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। और दूसरी ये विचारधारा चलती रही है कि जो सिस्टम सड़ गल गया है, जो आगे विनाश की तरफ लेकर के जाने वाला है, अंधी गली में लेकर के जाने वाला है, उसे तोड़ो। जब तक उस सिस्टम को तोड़ोगे नहीं, तब तक भारत और कोई समाज जुड़ेगा नहीं, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक नव निर्माण नहीं हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। शुरू से ये दो विचारधाराएं रही, शुरू से दो तरह का चिंतन रहा है। विवेकानंद भारत की तमाम उन रूढ़ियों को तोड़ करके नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ने का नाम है। भगत सिंह भारत के उन तमाम रूढ़ियों को, सिस्टम को, गुलामी की तमाम संस्थाओं को, बाधाओं को तोड़ करके नए भारत के निर्माण के आगे बढ़ने का नाम है। सुभाष चंद्र बोस उन तमाम रूढ़ियों को, व्यवस्थाओं को तोड़ करके एक नए भारत के निर्माण का नाम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जहां हम खड़े हैं, भारत के युवाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। आमतौर तक मैं जब इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालता हूं, युवाओं ने बार बार बंधन की बेड़ियों को तोड़ा है, चाहे वो जाति का बंधन हो, धर्म का बंधन हो, क्षेत्र का बंधन हो, प्रांत का बंधन हो, भाषा का बंधन हो, धर्म का बंधन हो। जितनी रूढ़ियां पैदा हुई है समाज के अंदर, उसको तोड़ने की हिम्मत युवाओं ने किया है। इसलिए किया है कि युवा के अंदर, उसके हृदय में एक ऐसी ऊर्जा बसती है जो त्याग, तपस्या और बलिदान की क्षमता रखती है, उसके यौवन के कारण, उसके सोच के कारण, उसके साहस के कारण। लेकिन मैं इस बात को सोचता हूं कि आज दोहरी जिम्मेदारी भारत के युवाओं को अपनानी है। पहला, आज जो सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ने की जिम्मेदारी को, लेकिन ठीक उसी समय नए भारत के अंदर नए सिस्टम के निर्माण की जिम्मेदारी को। युवा विध्वंस को अब तक प्राथमिकता देता रहा है, लेकिन निर्माण को भी प्राथमिकता उसे देना पड़ेगा। विध्वंस के बाद जो नया गैप पैदा होता है, पुराने साथी लोग फिर उस नए गैप के अनुसार अपने नए सिस्टम को आजमा लेते हैं। वक्त बदलता है, ऊर्जा व्यर्थ जाती है, लेकिन नए निर्माण का रास्ता नहीं खुलता। भारत के अंदर हमने देखा, लंबी कुर्बानी के बाद 1947 में देश आजाद तो हो गया। अंग्रेजों की गुलामी के बंधन को भारत के युवाओं ने तोड़ दिया अपने कुर्बानी के दम पर, लेकिन नए भारत के निर्माण का जो सपना था अधूरा रह गया। 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवाओं ने इमरजेंसी की पूरी ताना बाना को तोड़ करके विध्वंस कर दिया, लेकिन नव निर्माण का रास्ता अधूरा रह गया। फिर वही सिस्टम जारी हो गया। 1947 के बाद भी अंग्रेजों का सिस्टम जारी रहा। 1974 में जेपी आंदोलन के बाद भी वही सिस्टम जारी रहा। आज हम सबके सामने है, पहली बार यह प्रयोग भी हो रहा है। अन्ना आंदोलन के बाद इस देश के अंदर यही कोशिश शुरू हुई थी। आंदोलन तो युवाओं ने खड़ा होकर के रात का 12 बजे हो या दिन की दोपहरी, बारिश हो, 24 घंटे अपनी ऊर्जा से इस देश के अंदर एक तूफान को पैदा कर दिया। लेकिन कोशिश यही थी कि दोबारा वही पुराना सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। आम आदमी पार्टी उस नए प्रयोग का सूत्रधार है। हम लोगों ने तय किया था इस सिस्टम को बदलेंगे भी और नए सिस्टम को बनाएंगे भी। सिस्टम बदल करके हमारा जो ये पत्ता फेरी का काम चलता रहा है, युवा सामने आए, सिस्टम को बदला, दूसरा सिस्टम आके खड़ा हो गया, दूसरे सिस्टम को बदला, फिर पहला सिस्टम आकर के खड़ा हो गया। पहली बार इस देश के अंदर एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। हमने लड़ाई लड़ी इस देश के सड़े गले सिस्टम को बदलने के लिए, भ्रष्ट तंत्र को बदलने के लिए। उस बदलाव के साथ साथ आम आदमी पार्टी नए भारत के निर्माण के प्रयोग की तरफ भी बढ़ रही है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, पूरे देश के अंदर पार्टियां आप बदल दी जाए, चाहे कितनी बार वोट हो जाए, चेहरे जितने बदल दो, आज जो सिस्टम इस देश के अंदर चल रहा है वो सिस्टम अंग्रेजों ने पैदा किया था। और वो सिस्टम अंग्रेजों ने पैदा किया था इस देश के मानसिकता पर, दिमाग को गुलाम बनाने के लिए, यहां के लोगों को चूसने के लिए।
1947 के बाद भी आज तक हम उस सिस्टम को तोड़ नहीं पाए हैं। सरकारें बदल गई हैं, सत्ता बदल गई हैं, पार्टियां बदल गई हैं, नेता बदल गए हैं, सिस्टम वही जारी है जो इस देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाने के लिए बनाया था। आज युवाओं को सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हिम्मत पैदा करो इस सिस्टम को तोड़ने के भी और नई ऊर्जा जोड़ करके नए भारत के लिए, एक आजाद सिस्टम को बनाने के लिए भी, तब नवनिर्माण होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज राष्ट्र निर्माण का मतलब ही है कि जो परंपरागत सिस्टम है उस सिस्टम को तोड़ा जाए और नए ऊर्जा के सिस्टम को जोड़ा जाए। और उसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश के युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, अपने अंदर के सिस्टम को भी तोड़ना पड़ेगा। युवाओं को इसलिए बदलाव के लिए अग्रदूत माना जाता है क्योंकि बदलाव, हम जब भी जिंदगी, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी हो, चाहे समाज की जिंदगी हो, चाहे राष्ट्र की जिंदगी हो, हम सबको मोह पैदा हो जाता है। जो हम धारण कर लेते हैं उसे छोड़ना आसान नहीं होता। युवा छोड़ सकता है क्योंकि उसे मोह कम होता है। बुजुर्ग भी छोड़ सकता है अगर उसे मोह कम हो तो, क्योंकि बदलाव के लिए त्याग चाहिए और त्याग, जब मोह पैदा हो जाता है तो त्याग करना मुश्किल होता है। युवाओं को मोह कम होता है क्योंकि उनको अंदर देने की क्षमता होती है। हमारी उम्र बढ़ते 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 लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। इसलिए बदलाव के लिए युवाओं को यह देश नहीं, पूरा समाज अग्रदूत मानता रहा है। आज पूरे देश के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा हमारे व्यक्तिगत मन मस्तिष्क में बैठी हुई है। हमारे जिस हम समाज में पैदा हुए हैं उस समाज के अंदर बैठी हुई है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उस धर्म के अंदर बैठी हुई है। जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं उस राष्ट्र के अंदर बैठी हुई है। अपने आत्मचिंतन को जगाने की हिम्मत पैदा करना पड़ेगा। विवेकानंद आह्वान करता है इस देश के युवाओं से कि अपने आत्मचिंतन को जगाओ, और भगत सिंह आह्वान करता है कि जो सड़ी गड़ी व्यवस्था है उसने चकनाचूर करने की हिम्मत दिखाओ। यही आह्वान करती है हमारी दिवस। अपने आत्मचिंतन को जगाओगे तो ऊर्जा पैदा होगी और उसी ऊर्जा से इस वर्तमान गले सड़े गले सिस्टम को, जो इस देश को आगे जाने से रोक रहा है, उस सिस्टम को आप तहस नहस कर सकते हो। निर्माण करने की इस कुदरत ने तमाम शक्तियां दी हैं। मैं बार बार ये कहता हूं, भारत के अंदर जितनी नदियां बहती हैं दुनिया के कम देशों में इतनी नदियां बहती हैं। भारत के पास जितना उपजाऊ जमीन है दुनिया के कम देशों में इतनी उपजाऊ जमीन है। भारत के पास जितनी प्राकृतिक संपदा है दुनिया के कम देशों में इतनी प्राकृतिक संपदा है। भारत के पास जितनी तरह की कुदरती ऋतुएं हैं दुनिया के कम देशों में इतनी ऋतुएं हैं। भारत के पास जितने मेहनत करने वाले लोग हैं दुनिया के किसी देश में नहीं है। आज दुनिया के 17 देशों में भारत के बेटे बेटियां जाकर के अपना पसीना बहाते हैं, तब वहां की इकोनॉमी चलती है, वहां का निर्माण का काम चलता है। और दुनिया के अंदर दिमाग जितना कुदरत ने भारत को दिया आज तक दुनिया के किसी देश को नहीं दिया। आज दुनिया के 13 देशों का रिकॉर्ड है। 13 देशों की पूरी बैकबोन की जो सारी रिसर्च है, जो सारी तरक्की का रास्ता है, भारत के बेटे बेटियां यहां से जाकर के खोलते हैं। सब कुछ दिया है। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं कि परंपरागत रूप से जितनी नकारात्मकता हमारे समाज के अंदर पैदा हुई, आज उसके प्रचारक, उसके वाहक तो आज हैं, लेकिन इस देश के अंदर बुद्ध से लेकर के विवेकानंद तक की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, कबीर से लेकर के भगत सिंह तक जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, उसके प्रचारक और उसके संवाहक आज कम हो गए हैं। अपने आत्मशक्ति को जगाओगे तो भारत के जगने का रास्ता बनेगा। और अगर सड़ी गली इस अंग्रेजों की व्यवस्था को, परंपरागत व्यवस्था और सिस्टम को तोड़ोगे तो भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ करके नए रास्ते के निर्माण का रास्ता बनेगा। इसलिए भगत सिंह कहता है, भगत सिंह तब भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और कल भी रहेगा जब तक मकसद नहीं पूरा होता। भगत सिंह कहता है कि हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण बंद नहीं हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह शोषण करने वाला गोरा अंग्रेज है या काला हिंदुस्तानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं भारत के आज पूरे दुनिया के अंदर एक अंधकार, एक नकारात्मक का दौर है। मैं इस बात का भरोसा रखता हूं जिम्मेदारी से कि भारत के युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, अपने युवा सोच के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ना पड़ेगा
अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ करके जिस दिन आप उस पर विजय पाओगे, आपके चेहरे पर चमक अलग होगी, आपका आत्मविश्वास अलग होगा, आपकी ऊर्जा अलग होगी, और वो सकारात्मक ऊर्जा इस देश के अंदर एक तरंग पैदा करेगी। उस तरंग से एक राष्ट्रीय ऊर्जा पैदा होगी, जो राष्ट्रीय ऊर्जा इस वर्तमान सड़े गड़े सिस्टम को तोड़ने की भी क्षमता रखेगी और नए सृजन की भी क्षमता रखेगी। जब तक युवाओं के मन में संहार करने की शक्ति और सृजन करने की नव ऊर्जा नहीं पैदा होगी, संहार और सृजन के दोनों दायित्व को आज युवाओं को अपने कंधे पर लेना पड़ेगा। मैं मानता हूं भारत के उदय का भी रास्ता यहीं से खुलेगा, और दुनिया भी, मानवता भी, जिसके लिए भारत ने बहुत पहले आवाज उठाई थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, शायद भारत की उस परिकल्पना को हम साकार कर पाएंगे नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। मुझे लगता है कि आज इस देश के अंदर राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी सबसे जरूरी है। एक सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में, मुझे लगता है कि अगर सही ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो राष्ट्र के निर्माण का रास्ता खुलेगा, नए भारत के निर्माण का रास्ता खुलेगा, और नई दुनिया और नई मानवता का रास्ता खुलेगा।